हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे हम शाउट आउट देना चाहेंगे गोपाल शाह जी को। उन्होंने ही स्टॉक के बारे में रिक्वेस्ट किया था। हम हमारे चैनल में बहुत ही डिटेल में स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं और हम जितना आसान भाषा में स्टॉक्स का डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नाम से ही हमको कंपनी का बिजनेस मॉडल पता चल रहा है कि कंपनी हाउसिंग रिलेटेड लोन्स प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए हम डायरेक्टली स्टॉक का फंडामेंटल्स देख लेते हैं। करंट प्राइस चल रहा है 732 का। मार्केट कैप है 19,000 करोड़ के आसपास। स्टॉक पी चल रहा है 13.9। आरओसी है 8.27 का। आरओई है 10.2% का। तो आरओसी आरओई हमको बहुत अच्छा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। स्टॉक का पीजी है 2.99 का, मतलब स्टॉक अच्छा खासा ओवर वैल्यूड है। ईपीएस ग्रोथ 3 साल में है 15.5% का, 5 साल में है 4.35% का। सेल्स ग्रोथ 3 साल में है -8.52% का और 5 साल में है 3.41% का। मतलब कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया नहीं है। हालांकि रिसेंट ईयर्स में तो माइनस में चला गया है। अगर आप पहले हमारा वीडियोस देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि जो बैंकिंग और फाइनेंस स्टॉक है उनमें प्राइस टू बुक वैल्यू और रिटर्न ऑन एसेट्स बहुत मैटर करता है। अगर आपने पहले हमारा वीडियोस नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप हमारा जो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स का रिव्यू है वो देख सकते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि प्राइस टू बुक वैल्यू और रिटर्न ऑन एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फाइनेंस स्टॉक के लिए। तो इस स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.33, जो कि हमको रीजनेबल लगता है। और रिटर्न ऑन एसेट्स है 1.6% का। रिटर्न ऑन एसेट नॉर्मली हम 2% या उससे ऊपर अगर हो तो ही अच्छा मानते हैं। तो उसके हिसाब से कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट बहुत इंप्रेसिव नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू हमको रिजनेबल तो लग रहा है, पर इसका रीज़न शायद ये है कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो भी काफ़ी कम है, आरओई बहुत ही कम है और ग्रोथ तो है ही नहीं, माइनस में है। तो शायद इसीलिए कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा नहीं है। अगर हम कंपनी का मीडियन पी देखें तो 12.7 है और अभी पी चल रहा है 13.9 का। मतलब ये स्टॉक अपने मीडियन पी के थोड़ा ऊपर चल रहा है। अगर हम कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो रेवेन्यू जो है वो लास्ट 3 क्वार्टर से तो बड़ा है, पर अगर हम इसको पहले से कंपेयर करें, जैसे कि हम देख सकते हैं दिसंबर 2020 में कंपनी का रेवेन्यू था 1873 करोड़। उससे ज़्यादा रेवेन्यू करना तो छोड़ ही दीजिए, लास्ट 3 साल में कंपनी उसको टच भी नहीं कर पाई है। पर हाँ, अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो वो काफ़ी बढ़ चुका है और कंपनी का ईपीएस भी काफ़ी बड़ा है। इसका रीज़न ये है कि कंपनी का जो फाइनेंसिंग मार्जिन है वो पहले से अच्छा खासा बढ़ चुका है। कंपनी का ग्रॉस एनपीए धीरे धीरे कम हो रहा है और अभी 1.73% है और नेट एनपीए भी धीरे धीरे कम हो रहा है और अभी 1.14% है। अगर हम कंपनी का ईयरली रिजल्ट देखें तो यहाँ पे भी हमको देखने के लिए मिल रहा है कि 2020 में कंपनी ने जो रेवेन्यू किया था अभी रेवेन्यू उसके आसपास भी नहीं है। 2020 में कंपनी का रेवेन्यू था 8,478 करोड़ का और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में चल रहा है 6,840 करोड़ का। तो हम देख सकते हैं लास्ट 3-4 साल से कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है। पर हम यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 2020 से अभी तक डबल हो चुका है और ईपीएस भी डबल हो चुका है। इसका रीज़न वही है, फाइनेंसिंग मार्जिन जो 2020 में 10% था और अभी 26% है। अगर हम कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो 10 साल में सेल्स ग्रोथ 26% है, प्रॉफिट ग्रोथ 28% है। 5 साल में सेल्स ग्रोथ 3% है और प्रॉफिट ग्रोथ 5% है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर -1% है। 3 साल में सेल्स ग्रोथ -9% है, प्रॉफिट ग्रोथ 16% है और स्टॉक प्राइस सीएजीआर 26% है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ 9% है, प्रॉफिट ग्रोथ 45% है और स्टॉक प्राइस सीएजीआर 50% है। तो सेल्स ग्रोथ आप देख ही सकते हैं कंपनी में कुछ खास है नहीं, पर हाँ क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट और ईपीएस लास्ट 3 साल में अच्छा खासा बढ़ा है इसीलिए शायद स्टॉक प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा है। पर हाँ, एक बात सोचने लायक है कि अगर रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं आया तो ये जो प्रॉफिट है और ईपीएस है ये कब तक बढ़ेगा। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो जून 2023 क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपना 4% से ज़्यादा स्टेक कम किया था और अभी जो स्टेक है प्रमोटर्स का वो 28.13% है। एफआईएस का स्टेक 24.7% है, डीआईएस का स्टेक 7.86% है।
डीआईएस कंटिन्यूअसली अपना स्टेक इस स्टॉक में बढ़ा रहे हैं और प्रमोटर्स ने जो अपना स्टेक सेल किया था वो मेनली डीआईएस ने ही बाय किया था। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 39.32% है, काफ़ी ज़्यादा है, पर हाँ लास्ट कुछ क्वार्टर से थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है। अगर हम कंपनी का टेक्निकल चार्ट देखें तो डेली टाइम फ्रेम में तो हमको कोई भी पैटर्न बनते हुए नहीं दिख रहा है, वीकली चार्ट में भी कोई पैटर्न बनते हुए नहीं दिख रहा था, पर जब हमने थोड़ा ध्यान से देखा तो हमको ये पैरेलल चैनल बनते हुए दिखा जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। इस पैरेलल चैनल का टारगेट आ रहा है 185 पॉइंट्स का, मतलब जहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है दैट इज 760, वहाँ से अगर 185 पॉइंट्स कंपनी नीचे आता है तो टारगेट हो रहा है 575 का, मतलब टेक्निकल्स के हिसाब से ये स्टॉक 575 तक आ सकती है। पर हाँ, जो ब्रेकआउट दिया है कंपनी ने वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ नहीं दिया है, तो हो सकता है कंपनी इतना नीचे नहीं आए। ये स्टॉक को नीचे आना चाहिए या ऊपर जाना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अगर हम फंड हाउसेस का रिपोर्ट देखें तो हमको रिसेंट टाइम्स में एक ही रिपोर्ट एक्टिव मिल रहा है, वो है मोतीलाल ओसवाल का, जिन्होंने टारगेट दिया है 1025 का, मतलब उनके हिसाब से ये स्टॉक करंट लेवल से ऑलमोस्ट 40% ऊपर जा सकता है। तो अभी अगर हम कंक्लूजन पे आए कि स्टॉक के साथ क्या करना चाहिए, तो हमारे हिसाब से स्टॉक का जो फंडामेंटल्स है वो उतना इम्प्रेसिव नहीं है, और अगर आपका इस स्टॉक में पोजीशन नहीं है तो करंट लेवल में स्टॉक में पोजीशन बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। पर हाँ, अगर ऑलरेडी आपका इस स्टॉक में पोजीशन है और आप लॉस में है तो पैनिक में सेल मत कीजिए। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा है और स्टॉक थोड़ा ऊपर चला जाए, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स ना मोस्टली इमोशन पे ज़्यादा मूव करते हैं। अगर पीएसयू सेक्टर यहाँ से ऊपर जाता है तो बहुत ही बड़ा चांस है कि ये स्टॉक भी ऊपर जाएगा। और अगर आपका इस स्टॉक में पोजीशन है और आप प्रॉफिट में हैं तो हम जो बोलेंगे वो आपको थोड़ा शायद कंट्रोवर्शियल लगे। अगर हमारा इस स्टॉक में स्टेक होता और हम प्रॉफिट में होते तो हम इस स्टॉक से एग्जिट ले लेते और किसी बेहतर स्टॉक में अपना पोजीशन बनाते। अभी मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अंडर वैल्यूड है, जिनमें ग्रोथ काफ़ी बेहतर है। हम तो हमारे चैनल में बहुत सारे स्टॉक का रिव्यू ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत सारे स्टॉक का आगे भी करेंगे रिव्यू, तो आप हमारा वीडियोस देखते रहिए। आपको स्टॉक्स के बारे में आइडिया आता रहेगा कि कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है और कौन से स्टॉक में ग्रोथ अच्छा है। अगर हम अंडर वैल्यूड और अच्छे ग्रोथ का स्टॉक लेते हैं तो हमारे जो प्रॉफिट का पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हमको हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में ही स्टॉक लेना है तो ऑलरेडी इस सेक्टर में बहुत ही पॉपुलर और अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, जैसे आवास, होम फर्स्ट, एप्टर्स, कैनफिन्स। हम इन सब स्टॉक का एक एक करके रिव्यू करेंगे हमारे चैनल में, तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। पर हाँ, याद रखिएगा कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो हमारा बात मान के आप कोई भी स्टॉक बाइंग या सेलिंग डिसीजन ना ले। आप अपना रिसर्च खुद करें, अपना एनालिसिस खुद करें और अपना डिसीजन खुद लें। अगर आपको नेक्स्ट किसी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस चाहिए तो आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन कमेंट में आपको हमारा ईमेल आईडी मिल जाएगा, आप हमको ईमेल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।